हमारा सेन समाज जो बहुत पिछड़ा हुआ समाज है, हमारे समाज के में पढ़े लिखे बच्चे कम हैं। पढ़ने राजनीति में सेन समाज बहुत पिछड़ा हुआ है। हमारे जिला स्तर पर मान लो चाहे प्रदेश स्तर पर मान लो, सेन समाज के राजनीति में आज तक कोई अस्तित्व नहीं है। अगर पार्टी टिकट देगी तो मैं नागौर विधानसभा से चुनाव जीत कर जाऊंगा, ये 100% मेरी गारंटी है। हनुमान जी राजस्थान में घूमते हैं, वो उनकी अलग पार्टी है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। वो जगह जगह घूमते हैं, अपना प्रचार करते हैं। तो एक पार्टी का ये उद्देश्य है कि राजस्थान एक मॉडल है, तो इस मॉडल के ऊपर ये चुनाव लड़ेंगे। हमारे आलाकमान भी ये कहते हैं कि राजस्थान प्रदेश के मॉडल के अनुसार हम चुनाव लड़ेंगे, जो विकास क्या है, विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ ओम प्रकाश सेन जी हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं और आगामी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें प्रत्याशी के तौर पे भी दम भर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद सर। सबसे पहले हमें आप बताइए, आप सेन समुदाय से आते हैं, तो नागौर में सेन समुदाय की राजनीतिक रूप में कैसी पकड़ है और सामाजिक स्तर पर क्या स्थिति है? सेन समाज शुरू से ही एक विद्वान कौम आती है, पर राजनीतिक में सेन समाज बहुत पिछड़ा हुआ है। हमारे जिला स्तर पर मान लो चाहे प्रदेश स्तर पर मान लो, सेन समाज के राजनीति में आज तक कोई अस्तित्व नहीं है। मैं ओम प्रकाश सेन राजस्थान का पहला नाई सेन समाज का बेटा हूं, जो प्रधान पद पर रह चुका हूं। मैं जिला परिषद सदस्य, जिला पंचायत का चुनाव लड़ चुका हूं, उस पर भी जीत चुका हूं। अभी वर्तमान मेरा वो कार्यकाल चल रहा है। मैं अभी मुझे ताज़ा पार्टी ने राजीव गांधी पंचायत राज संगठन की जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। इसके अलावा जिला प्रवक्ता का भी मेरे पास दायित्व है। तो सेन समाज को मैं राजनीतिक में एक प्लेटफॉर्म दिखाना चाहता हूं लोगों को कि एक राजनीति एक ऐसी चाबी है जिससे कई तालों की लोग खुल सकता है। तो मैं मेरे लोगों को जागरूक करता हूं, मैं मेरे लोगों को राजनीति के बारे में बातें बताता हूं, मैं मेरे लोगों को हर चीज़ जो आती है मेरे समाज को मैं जागृत करता हूं। तो मेरा एक ध्येय है, मेरा एक उद्देश्य है कि सेन समाज भी राजनीति में आगे बढ़े। तो ये मेरा जिम्मेदारी बनती है मेरी। जो हम देखते हैं सामाजिक स्तर पर सेन समुदाय ओबीसी में आता है जी, लेकिन जो बाकी ओबीसी की जितनी भी जातियां ओबीसी में आती हैं, सब चाहे आप जाट लें या जांगीड़ लें या कोई और जातियां ले लें, उनका सरकारी नौकरियों में भी हम देखते हैं प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा रहता है। जबकि उस कंपैरिजन में सेन समुदाय को हम अभी मैं पढ़ रहा था कि लगभग 2% के आसपास टोटल उनकी नौकरियां थी सरकारी उसमें। तो ये स्थिति क्यों आती है? मतलब प्रतिनिधित्व ऊपर भी नहीं मिल रहा है और नौकरी में भी नहीं मिल रहा है। मैं ये तो आप कहता ना, हमारा सेन समाज जो बहुत पिछड़ा हुआ समाज है, हमारे समाज के में पढ़े लिखे बच्चे कम हैं। हम पिछले 20 सालों से हम पूरे प्रयास कर रहे हैं। हमारे राजस्थान के अंदर, पूरे राजस्थान में हम एक लहर चलाई हमने शिक्षा के लिए। हमने जगह जगह छात्रावास का निर्माण कराया है, बच्चों को पढ़ने वहाँ जगह दी है, बच्चे हमारे समाज के भी बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हमारा ये आगे भी और प्रयास रहेगा। तो शिक्षा के साथ साथ समाज को राजनीति में भी जोड़ना चाहिए, ये हम इसका जागृत कर रहे हैं लोगों को। तो आपका कहना ये है कि जितनी भी आज से पहले राजस्थान में सरकारें रही, चाहे बीजेपी की या कांग्रेस की या यहाँ से जो भी नेता रहे, उन्होंने सेन समुदाय को उचित दृष्टि से या उचित मार्गदर्शन नहीं दिया कि वो शिक्षित हों, उनको अगर वो समाज में अगर कमतर हैं तो उनको पढ़ाने के लिए ज़्यादा कोशिशें नहीं की। नहीं, इसमें सरकार, कोई भी सरकार आई, सरकार ने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। हमारे कांग्रेस राज में श्रीमान माननीय अशोक जी गहलोत साहब ने हमारे सेन समाज का केस कला बोर्ड का गठन किया, जिससे हमारे समाज का एक प्रतिनिधि बोर्ड का चेयरमैन बना है श्री महेंद्र गहलोत। और ये पहला मौका है कि कांग्रेस ने हमारे समाज की सुध ली है। और बीजेपी पार्टी हमेशा हमारे समाज को एक डूंगरगढ़ से हमारे कृष्णाराम जी नाई आते हैं, उनको टिकट भी देती है विधानसभा का, पर कांग्रेस ने अभी तक नाई को टिकट नहीं दिया।
जैसे मूल ओबीसी में जातियाँ आती है, कुल 17 जातियाँ हैं। इसमें नाई है, खाती है, कुमार है, दर्जी है, रायका है, रेबारी है, लोहार है, सुनार है, कुल मिला के 17 जातियाँ हैं। उन सबको राजनीति में विधानसभा का टिकट मिलता है। इस बार हम भी पूरे जोर शोर से ये मांग कर रहे हैं कि राजस्थान में भी एक नाई को टिकट मिलना चाहिए। वो नाई कौन होगा इस बार? वो पार्टी जानती है। हम तो ये कहते हैं राजस्थान में एक नाई को टिकट देना चाहिए। तो क्या आप दावेदारी कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं भी दावेदारी कर रहा हूँ। मैं मेरी दावेदारी करूंगा, अगर पार्टी टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ने के तैयार हूँ। और मेरा यहाँ नागौर धरातल पर मेरा जनता मेरे साथ है, 36 कौम मेरे साथ है। वो मेरे से, उस लोगों की मेरे से अपेक्षा है कि ये ओम प्रकाश सेन हमारा कुछ भला कर सकता है। क्यों? लोगों ने मेरा प्रधान कार्यकाल देखा है, जिला परिषद का कार्यकाल देखा है, मेरी एक्टिविटी लोग वो देखते हैं, इसलिए वो मेरी उपेक्षा करता है। मैं इसके लिए तैयार हूँ। तो नागौर शहर में या जहाँ भी पूरा विधानसभा क्षेत्र है पूरे, उसमें क्या कितने सेन समुदाय के लोग हैं? वोटर कितने हैं खास? नागौर विधानसभा में 8,500 वोटर्स नाई समाज के हैं। पूरे नागौर जिले में करीबन 67,000 वोट हमारे नाइयों के हैं। और टोटल राजस्थान में हमारे नाइयों की संख्या 2% है। जो कुल मिला के हमारे नाई सेन समाज के 15-16 लाख हमारे वोटर्स हैं। तो ये एक ओबीसी को अगर टिकट देती है पार्टी, तो पूरे सेन समाज का एक देह होगा कि कांग्रेस पार्टी ने हमारे बंदे को टिकट दिया है। वो सभी सेन समाज के बंधु कांग्रेस पार्टी से जुड़ेंगे, मूल ओबीसी के वोट जुड़ेंगे। मूल ओबीसी हमेशा बीजेपी के समर्थक रही है। अगर सेन समाज को कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो पूरी मूल ओबीसी इस बार सेन समाज ओबीसी के साथ रहेगी, मूल ओबीसी सेन समाज के साथ रहेगी। और विधानसभा का एक प्रतिनिधि हमारा सेन समाज का बंदा वहाँ पहुँच सकता है। तो लेकिन हम जो देखते हैं राजस्थान में ज़्यादातर जो मुद्दे होते हैं हमेशा जातिगत ज़्यादा होते हैं। मतलब जातिगत जिसने समीकरण सही कर लिया उसकी जीत की गारंटी लगभग काफ़ी बढ़ जाती है। तो हम देख रहे हैं कि बीजेपी भी दम भर रही है। बीजेपी के ऑलरेडी यहाँ से जीते हुए हैं प्रत्याशी हैं पहले से, और उधर से आरएलपी भी जोर लगा रही है। और सभी आरएलपी खुद जातिगत उसको ज़्यादा जोर देती है, और जाट वोटर भी अच्छा खासा संख्या में है। तो आप उस समीकरण को कैसे साधेंगे? देखो जी, अगर कांग्रेस पार्टी मेरे को टिकट देती है, हमारे नागौर विधानसभा में 83,000 वोट है मूल ओबीसी के। वो मूल ओबीसी मेरा पूरा सपोर्ट करेगी। एससी के वोट है 44,000, माइनॉरिटी के वोट है 58,000, जाट समुदाय के वोट है 48,000, सामान्य जाति के वोट है 35,000। कुल मिला के हमारी विधानसभा में 2,65,000 वोट है। तो मेरे को 36 कौम वोट देती आई है। मैं 2 चुनाव लड़ चुका हूँ पहले, उसमें मैंने 36 कौम को मेरे को वोट दिए, और इस विधानसभा में मेरे को 36 कौम वोट देगी। ये मुझे पूरा विश्वास है। अगर पार्टी टिकट देगी तो मैं नागौर विधानसभा से चुनाव जीत के जाऊँगा, ये 100% मेरी गारंटी है। हम कई इंटरव्यू में सुन रहे थे, हनुमान मेरीवाल ने दावा करते हैं कि भाई मैंने नागौर में बहुत विकास किया है, और मेरा आरएलपी 200 सीटों पर चुनाव लड़के दिखाएगी, और नागौर की सीट तो 100% उन्हीं की है। देखो, हनुमान जी राजस्थान में घूमते हैं, वो उनकी अलग पार्टी है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। वो जगह जगह घूमते हैं, अपना प्रचार करते हैं। पर मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, अगर नागौर में कांग्रेस पार्टी ने मूल ओबीसी के बंदे को टिकट दे दिया तो यहाँ आरएलपी क्या बीजेपी कोई भी हमारे पास भी नहीं लड़केगा। लेकिन ओबीसी में तो जाट भी आते हैं ना। ओबीसी में जाट आते हैं, वो जाटों की अलग है। हमें मूल ओबीसी की बात करता हूँ। जो मूल ओबीसी में हमारे 17 जाति है, मैंने अभी आपको बताई ना, नाई, खाती, कुमार, दर्जी, सोनार, लोहार, ये 17 जाति हैं। मैं इसी की मूल ओबीसी की बात करता हूँ। लेकिन तो क्या आपको लगता है कि नागौर में विकास हुआ है या नहीं हुआ? नागौर में विकास, खासकर बेनीवाल जी दावा करते हैं। देखो, बेनीवाल जी तो अभी एमपी का चुनाव, अभी इनको 4 साल हुए हैं। इससे पहले भी हमारे एमपी रह चुके हैं, हमारे बीजेपी के, वो भी बीजेपी के एमपी थे। पर जितना नागौर में विकास पिछले 10-12 सालों में हुआ है ना, अभी नागौर में इतना विकास नहीं हुआ है। ये कांग्रेस का हमारे एमपी थे ज्योति मिर्धा, उन्होंने हमारे नागौर में लोगों को पानी की व्यवस्था जरूर दिलाई है लोगों को। वो गांव-गांव लोग आज पानी पी रहे हैं। बाकी ये पुल निर्माण और ये सड़कें अभी भी हमारे टूटी हुई है, पुल का काम अधूरा पड़ा है। पुल क्यों अधूरा पड़ा है ये बीआरडी? ये पुल अधूरा, कंपनी आती है, कंपनी काम करती है और बीच में छोड़ के चली जाती है, वो पूरा काम करते नहीं है। जनता परेशान है इन पुल की वजह से। सरकार तो आप ही की है। सरकार हमारी है, ये इसका सेंटर का पैसा है पुल में। नहीं, सेंटर का तो सिर्फ 100 फीट वाला हिस्सा है। जो पुल का निर्माण है वो सेंट्रल का पैसा पूरा,
पूरा। और नागौर यहाँ विजय वल्लभ चौराहे से लेकर के मोनो चौराहे होते हुए और मानस तक जो ये पूरे सेंट्रल का है और इसका टेंडर भी हो चुका है। तो 2 बार हो चुका है, 2 बार हो चुका है। दोनों ये एनएच के काम है पूरा, और ये सेंट्रल का मामला पूरा। और बाकी जो शहर के अंदर सड़कें हैं हमारे राज की, हमारे आप कांग्रेस राज की बात करते हो तो कांग्रेस राज ने नगर परिषद अंदर सड़कें भी बनाई है लोगों को। आज आप देखिए कांग्रेस राज के अंदर हमारे माननीय जनरल अशोक गहलोत जी ने जो योजना चलाई है, आप किसी भी योजना, चिरंजीवी योजना ले लो, आप खादी सुरक्षा को ले लो, आप इसमें पेंशन को ले लो, ये आज की तारीख में जनता बहुत खुश है। और वास्तव में अशोक जी ने इसे काम करके दिखाया है। और जो कांग्रेस पार्टी का जो जैसे हमारा एमएलए हमारा भी खिलाफ का बीजेपी का एमएलए है, तो उन्होंने उनके 5 साल में काम नहीं हुए, तो हमारा एमएलए भी अभी नहीं है। पर जो काम जो अशोक जी ने कर सकते जो किया है और लोगों को पानी की समस्या से वो निजात दिलाई। अभी हमारा जल जीवन मिशन का काम चल रहा है पूरा, वहाँ लोगों को काम मिल रहा है। लाइट की व्यवस्था हमारे 4 साल में आज लाइट की व्यवस्था हमारे ढाणी में लाइट की व्यवस्था लग चुकी है। और ढाणी अभी ग्रेवल की सड़कें जो मनरेगा के तहत काम चलता है, पैसा सेंट्रल का आता है, उसमें स्टेट के पैसे शामिल होके और मनरेगा काम चलता है। मनरेगा हमारे राजस्थान गवर्नमेंट ने 100 की बजाय 100 हाजिरी कर दी, तो इससे लोगों को रुझान बढ़ा है और लोग इससे संतुष्ट है। और मनरेगा में काम होता है, लोगों को रोजगार मिलता है और इस कार्य से लोग बहुत संतुष्ट हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि शहर के अंदर कई सड़कों की तो बहुत बुरी हालत है, चाहे आप बस स्टैंड वाली रोड ले लीजिए या मुंडवा चौराहे वाली रोड ले लीजिए, वहाँ की ऐसी मैंने अभी से बताया ना आपको, विजय वल्लभ चौराहे से लेकर मुंड चौराहे तक ये एनएच रोड है। और ये एनएच रोड का इसका टेंडर हो चुका है शहर के अंदर भी। हाँ, ये एनएच रोड है विजय वल्लभ चौराहे से होते हुए मुंड चौराहे होते हुए मानसा तक, ये पूरी एनएच रोड है। और ये एनएच का इसका टेंडर हो चुका है और काम अभी शुरू हो रहा है। अभी काम शुरू किया है, कोई बाहर की पार्टी ठेकेदार है वो काम शुरू कर रहे हैं इसका। अच्छा, ये बताइए कि जैसे हनुमान बेनीवाल जी ने भी कहा, आरएलपी के सांसद हैं और पूरी ताकत भी लगा रहे हैं, बहुत लगातार रैलियां कर रहे हैं, कई विषयों पर उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 200 सीटें पर वो चुनाव लड़ेंगे और इस बार उनके बिना सरकार बनना नामुमकिन है। वो तो जनता फैसला करेगी, किसके बिना सरकार बनती है किसके नहीं बनती, वो जनता के ऊपर फैसला है। और हनुमान जी आप प्रत्याशी उतार सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं, जैसे वो तो उनका निजी मामला, उनकी पार्टी का मामला है। तो उनकी जैसे 3 सीटें पिछले बार थी जी। आपको, आपका बीइंग अ पॉलिटिशियन आपका इतना लंबा अनुभव भी है, तो आपको क्या लगता है, क्या सीटें उनकी कम हो रही हैं, बढ़ रही हैं, या जो उनके दावे हैं कि उनके बिना सरकार नहीं बनेगी? मैंने कहा ना, ये फैसला चुनाव में जनता जवाब देगी। अभी पहले स्थिति कोई क्लियर नहीं है, 3 सीटें आती है, बढ़ती है, कम होती है, वो जनता ही फैसला करेगी इसका। तो आपको लगता है कि उनकी जो राजनीति का जो धुरी है जातिगत, वो सही दिशा है, या जो कांग्रेस की नीति है सर्वधर्म विकास, वो नीति सही है? देखो, नीति तो सर्वधर्म विकास की नीति होनी चाहिए, चाहे भी कोई पॉलिटिक्स हो, चाहे कोई पार्टी हो। एक बार नेता चुनने के बाद में वो सभी जाति का होता है, तो होना भी चाहिए। तो आपकी क्या लक्ष्य है कि आप लोगों के पास जब जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे? लक्ष्य, मैं इस विधानसभा से जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। मैंने 5 साल जब प्रधान पद पर रहते हुए कार्य किया, मैं हर एक गांव गली मोहल्ला से मैं वाकिफ हूँ कि किस मोहल्ले में किस गांव में क्या चीज़ की ज़रूरत है, वो वार्ड वाइज मुझे सब पता है। और हमारे इस नागौर के अंदर अगर जनता मुझे मौका देती है नागौर विधानसभा से, तो मेरा एक दृढ़ निश्चय है कि मैं इस नागौर को एक वास्तव मेरा सपना है कि ये मॉडल नागौर बने। जैसे हमारे पंचायत राज की स्थापना हमारे नागौर से हुई है, तो हमारे नागौर में यहाँ एक सीवरेज लाइन, जो बरसात का पानी होता है बहुत इकट्ठा होता है, ये मेरी पहली प्राथमिकता है मेरी कि मैं पूरे शहर के अंदर सीवरेज लाइन डाल के जो पानी जो इकट्ठा होता है वो पानी बिल्कुल इकट्ठा न हो, ये मेरा मूल उद्देश्य है। चाहे मुझे जनता मौका दे या नहीं दे, पर मेरा अटल निश्चय है कि मैं एक दिन ये कहीं से भी ये हमारा काम हो, चाहे कहीं से करना पड़े, मैं करने लिए तत्पर हूँ इसमें। लेकिन राजस्थान का जो इतिहास कहता है वो तो कहता है कि यहाँ हर 5 साल बाद खेल बदल जाता है। इस बार ऐसा नहीं है। इस बार हमारे मुख्यमंत्री ने जो कार्य करके दिखाया है अशोक गहलोत जी ने, इससे जनता को पूर्ण विश्वास है, जनता पूरी संतुष्ट है। आज ओपीएस राजस्थान का पहले राज्य है जिसने ओपीएस राजस्थान से शुरू किया है। उसके बाद हिमाचल में हुई, उसके बाद में छत्तीसगढ़ में हुई, और एमपी में हमने हमारे एडवांस घोषणा कर दी है कि हमारा राज आएगा तो एमपी मध्य प्रदेश में ओपीएस लागू करेंगे। तो एक पार्टी का ये उद्देश्य है कि
राजस्थान एक मॉडल है, तो इस मॉडल के ऊपर ये चुनाव लड़ेंगे। हमारे आलाकमान भी ये कहते हैं कि राजस्थान प्रदेश के मॉडल के अनुसार हम चुनाव लड़ेंगे, जो विकास क्या है, विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। क्यों हमारे राजस्थान में विकास इस बार हुआ है और एक नया रूप दिया है राजस्थान का, तो इससे जनता का पूरा विश्वास है हमको कि जनता इस बार हमको वोट देगी और सरकार रिपीट होगी। लेकिन जाते जाते उन्होंने बड़े मास्टर स्ट्रोक अभी किए हैं, मोबाइल बांटा है और नए नए जिले बना दिए हैं। ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ये तो लोगों के कहने की बातें हैं। और मोबाइल का तो आज से हमारे जननायक ने 12 महीने पहले घोषणा कर दी थी कि मैं महिलाओं को मोबाइल बांटूंगा। और इतना इतना विकास एक साथ करना, ये भी एक जो परिपक्व नेता होता है उसका ये गुण है, और वो जमीन से जुड़े हुए नेता है अशोक जी। लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि भाई मोबाइल जो है बहुत पुराने वाले दे दिए, कोई उसमें स्टोरेज ही नहीं है। और नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। हमारे भी यहाँ नागौर में मोबाइल दिए हैं और लोग बातें कर रहे हैं, महिलाएं बातें कर रही हैं। ये कि हमारे अशोक जी का एक सपना था कि प्रत्येक महिला को मोबाइल मिले और वो भी अपने जो हक की बात है बात कर सके, और अपने ये उनको इसलिए महिला को चुना मोबाइल लेने के लिए, तो मोबाइल दिया और मोबाइल बिल्कुल बातें करते हैं लोग।